नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सासू माँ का जलवा। राधिका जी सिसकियाँ लेकर तेज तेज रोए जा रही थी और भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने बुजुर्ग पति की सलामती की दुआ मांग रही थी। अस्पताल के प्रांगण में रखी भगवान की उस मूर्ति के आगे वह अपना सर झुकाकर झोली पसार कर बैठी हुई थी कि हे प्रभु, किसी भी तरह हो सके तो मेरे जीवन साथी को बचा लो। बस यही सही सलामत मेरी आंखों के सामने बने रहें। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। तभी किसी ने पीछे से राधिका जी के कंधे पर हाथ रखा। राधिका जी ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बहू थी, जो कि अपनी सास को बुलाने के लिए आई थी। माँ जी, डॉक्टर साहब ने आपको जल्दी बुलाया है। दरअसल पापा जी की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है और डॉक्टर साहब एक बार आपसे बात करना चाहते हैं। आपके बेटे इसीलिए आपको बुला रहे हैं ताकि वह आपसे बात करके डॉक्टर साहब को कोई भी फैसला बता सके। राधिका जी फटाफट प्रभु के चरणों में शीश नवाकर उठी और डॉक्टर साहब के पास गई। डॉक्टर के पास पहुंचकर उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा कि क्या बात है। तब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि राधिका जी के पति किशोर जी का दोनों किडनी खराब हो गया है। अब ये कुछ ही दिन के ही मेहमान हैं। अगर इन्हें बचाना है तो किडनी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर इन्हें किसी दूसरे की किडनी लगाई गई तो इनकी जीवन अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन हमें इसके लिए पहले कोई किडनी डोनर खोजना होगा। अगर कोई अपने घर का हुआ तो बहुत अच्छा होगा। राधिका जी ने डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आप मेरी किडनी मेरे पति को लगा दीजिए और उनकी जान बचा लीजिए। डॉक्टर ने राधिका जी को सांत्वना देते हुए बोला, ये संभव नहीं है। इस उम्र में आपकी किडनी नहीं ली जा सकती है। कोई यंग इंसान हो तो उसका एक किडनी किशोर जी को लगाई जा सकती है। डॉक्टर से थोड़ा समय मांगकर बेटे से बातचीत की। बेटे ने तो सुनते ही पल्ला झाड़ लिया। उसने कहा कि माँ, बेकार की ही इतना ज्यादा पैसा पानी की तरह क्यों बहाना है। बिना किडनी के पैसे भी पापा की जिंदगी नरक से भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। डॉक्टर से बात करके देखो, शायद कोई और रास्ता निकल जाए। डॉक्टर से राधिका जी ने फिर से बात की तो डॉक्टर ने बताया कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब तक कोई किडनी डोनर नहीं मिल जाता है तब तक दवाई पर रखा जा सकता है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके किशोर जी का ऑपरेशन करना जरूरी है। जब राधिका जी को दोबारा डॉक्टर ने यही मशवरा दिया तो वह बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। अब उन्होंने सोचा कि यदि हमने ऐसा न हो कि वह अपने पति को खो बैठे। उन्होंने सोचा कम से कम हमारी आंखों के सामने तो रहेंगे, तो यह कोई आसान बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी परिवार के सहारे हम अपना बचा कुचा जीवन गुजार लेंगे। बेटे हैं, बहुएं हैं और मैं भी तो हूँ। उन्होंने यह सब सोचकर फैसला कर लिया और डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, अभी तो हमारे पास कोई डोनर नहीं है। जब तक कोई डोनर नहीं मिलता तब तक के लिए आप दवाइयाँ दे दीजिए। उस दिन के बाद से किशोर जी और राधिका जी की जिंदगी ही बदल गई। किशोर जी अब ज़्यादा बीमार रहने लगे। घर पहुंचने पर राधिका जी ने अपने दोनों बेटे और दोनों बहुओं से ये बात बताई तो बिना कुछ सोचे समझे ही दोनों ने झट से किडनी देने से इनकार कर दिया और अपने अपने पतियों को भी मना कर देती हैं। अपनी बहुओं के आगे गिड़गिड़ाते हुए राधिका जी बोलती हैं, ऐसा मत करो बेटा, तुम लोगों के सिवा हमारा कोई नहीं है। हम किससे मदद मांगे।
तो बहुओं ने कहा, माँ जी, आपका दिमाग खराब हो गया है। अभी तो इनके सामने पूरी जिंदगी बाकी है और पिताजी तो बूढ़े हो गए हैं। ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल ही पिताजी जी पाएंगे। ऐसे में ये क्यों अपनी किडनी दान करे। तभी बड़े बेटे ने कहा, पापा का नाम अस्पताल में किडनी की जरूरतमंदों की लिस्ट में लिखवा देते हैं। जब कोई डोनर आएगा तो पापा को किडनी मिल जाएगी। इतना बोल दोनों बेटे अपने कमरे में चले गए। किशोर जी को अपने बेटे बहू के सहारे की जरूरत पड़ती। अभी तक उनकी पत्नी उनके पास थी, इसीलिए वह हर समय अपनी बहू को आवाज नहीं लगाते। कहीं भी जाना हो तो अपनी पत्नी को ही कहते थे। और इधर उनकी बीमारी के बाद से उनके बेटे और बहू धीरे धीरे उनसे थोड़ा किनारा करने लगे। शायद वह ऐसा सोच बैठे थे कि अब उनके सारे खर्चे कौन उठाएगा, क्योंकि अब तो किशोर जी कमाने से लाचार हो चुके थे। बीमारी के चलते वह दूसरा काम भी नहीं कर सकते थे। फिर भी जीवन तो जीना ही था ना। आखिर उनके जीवन को बचाने के लिए उनकी पत्नी ने कितनी मेहनत की थी। तब जाकर आज वह अपनी पत्नी की आंखों के सामने जिंदा है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और राधिका जी अपने पति का खूब सेवा करती, किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती। और इधर उनके बेटे और बहू थे जिनका बस चलता तो मुंह का निवाला भी छीन लेते। वह तो हर वक्त बस इसी चीज के पीछे पड़े रहते कि मम्मी जी, आपने खामखा इतने पैसे खर्च किए इलाज में, ऊपर से अब भी सब ऐसा ही है और जीवन भर पापा जी ऐसे ही बोझ बनकर रहेंगे। अरे अब तक किशोर जी पूरे परिवार का बोझ भार अपने कंधे पर उठा रहे थे और अपने बेटे बहू सहित उनके बच्चों को भी पाल रहे थे। और उनके वही बेटे और बहुएं उनके और उनकी पत्नी के सर पर चढ़कर तांडव करने लगे थे। वह उन्हें हमेशा ही अनाप शनाप बकते थे। बहुओं तो थी ही पराया धन, लेकिन उनसे भी ज्यादा परायापन उनके खुद के बेटे ने दिखाया था। अपने बेटे बहू की ऐसी जली कटी बातें सुनकर उनके हलक से रोटी नीचे नहीं उतरती थी, लेकिन वह अपने बीमार पति को इस बारे में कुछ न बताती, कहीं उनकी तबीयत और ज्यादा खराब न हो जाए। हमेशा मुस्कुराने का ढोंग करती। एक दिन जब राधिका जी अपने पति के लिए फ्रिज से फल निकाल रही थी, तब उनकी बड़ी बहू आई और उसने आकर उनके हाथों से फलों को छीनते हुए कहा, अरे माँ जी, पूरे दिन बस कुछ न कुछ खाने को चाहिए, जब देखो तब खाने पर ही टूटे रहते हैं। जानती ही नहीं है फल कितने महंगे हो गए हैं। छोटी बहू भी आ गई। उसने कहा, गोलू क्या खाएगा जब आप लोग ठूस लेंगी। बड़ी बहू ने कहा, मेरे पति और देवर जी ऑफिस में जी तोड़ मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर 2 वक्त का खाना नसीब होता है, समझी आप। और आप हैं कि बस सुबह से शाम तक 4-4 बार फल और खाना खाने को चाहिए। अरे हद होती है किसी चीज की। कल से आपको 2 टाइम का ही खाना मिला करेगा। तीसरे टाइम खाना मांगने की हिम्मत मत करना, वरना उसमें भी कटौती कर दूंगी। राधिका जी अपनी बहू के आगे हाथ जोड़कर बोली, बहू तू बेशक मुझे भूखा रख ले, लेकिन मेरे पति को भरपेट खाना दे दे। अभी वह बीमार हैं, उनकी तबीयत ज्यादा अच्छी नहीं है, ऊपर से इतना बड़ा सदमा लगा है उन्हें कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। इतने बड़े सदमे से उभरने के लिए तो हम सबको उनको प्यार देना चाहिए, और तू है कि उल्टा मुझे ही बातें सुना रही है। तब उनकी छोटी बहू बोली, यह सब मैं नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते और बिना पैसों के साग सब्जी भी नहीं आती। इस महंगाई के जमाने में 500 लेकर अगर बाजार चली जाऊं
तो सब्जियां फल लेते लेते यूं फुर हो जाते हैं। और आप जब से पापा जी घर पर आकर पड़े हैं, तब से हफ्ते भर की सब्जियां 2-3 दिन में ही खत्म हो जाती हैं। आप बताओ, पापा जी के खटिया पकड़ने से कमाई में तो कटौती हो गई, लेकिन खर्चे तो बढ़ ही रहे हैं ना। कहाँ से आएगा इतना पैसा? मुझे ज्यादा ज्ञान मत बांटिए माँ जी। जाइए यहाँ से और अपने पति को कहिए कि अपनी जीभ पर थोड़ी लगाम लगाएं। उनकी दवाइयों पर पहले ही बहुत खर्चा हो रहा है। बुढ़ापे में उस बूढ़े के लिए इतना पैसा पानी की तरह बहा दिया। बहुएं अपने कमरे की ओर बढ़ चली। अब वह तो चली गई, लेकिन राधिका जी वहीं ठगी सी खड़ी रह गई। वह समझ ही नहीं पाई कि उनकी बहुएं उनसे जाने क्या क्या कह गई। क्या उन्होंने अपने पति की जान बचाने के लिए जो पैसा लगाया वह बर्बाद किया? इसका मतलब तो यही था ना कि बहू बेटों की नजरों में उनके पिता की कोई कीमत ही नहीं थी। कीमत थी तो बस उन रुपयों की जो इलाज के लिए खर्च कर दिए गए। हमारे प्यार, हमारे दुलार, हमारे त्याग की तो कोई कीमत ही नहीं है उनकी नजरों में। जीवन भर जिस पिता ने उनको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज उसी पिता को 2 वक्त की रोटियां खिलाना इन्हें इतना भारी लग रहा है। कभी कभी तो बेटे भी राधिका जी पर खींच जाया करते थे कि क्या माँ, हर बार पैसे पैसे, इतना पैसा कहाँ से आएगा। कभी कभार बेटे थोड़ा चिल्लाकर बोल जाया करते थे, लेकिन आज बहुओं ने जो बातें बोली उनकी तो राधिका जी ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। आज भी बस पूरी रात इन्हीं बातों के बारे में वे सोचती रहीं। राधिका जी को इतना चिंतित देखकर उनके पति किशोर जी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है राधिका जी, इतनी चिंतित दिखाई दे रही हो। आखिर क्या हुआ है, मुझे बताओ तो सही। लेकिन राधिका जी ने अपने पति को कुछ न बताया, और आखिर बताती भी कैसे। किस मुंह से यह कह देती कि जिस पिता ने अपने बेटे को पालने के लिए, उनकी परवाह करने के लिए न दिन देखा न रात देखी, दिन रात गधे घोड़े की तरह काम करते रहे, आज वही बेटे और बहुओं को अपने पिता को 2 रोटियां खिलाने में भी बहुत कष्ट होने लगे हैं। अभी तक राधिका जी अपने बेटे बहू की हर बात सुनती थी, लेकिन आज के इस वाक्य ने उनके अंदर तक उन्हें हिलाकर रख दिया। वे पूरी रात यूं ही सोचती रहीं, और इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते उनके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, और कहीं न कहीं उनके आंसुओं का आभास किशोर जी को भी हो गया था। सुबह होने पर राधिका जी ने अपने पति की ओर देखा तो वह भी जाग रहे थे। राधिका जी ने उन्हें जगा हुआ देखकर पूछा कि आज आप बड़ी जल्दी उठ जाग गए। किशोर जी ने उदास होकर कहा, मैं इतना लाचार हो गया हूँ कि मेरी पत्नी मुझे अपनी दुख तकलीफें भी मुझसे नहीं बांट सकती। तुमने भी यही सोचा होगा कि जब यह अपने लिए कुछ नहीं कर सकता तो मेरे लिए भला क्या करेगा, इसीलिए तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। पूरी रात मैं अपनी इस लाचारी के बारे में ही सोच रहा था कि मैं अब कितना असहाय हूँ। मैं अपने हर एक काम के लिए तुम पर आश्रित हूँ, तुम पर बोझ बना बैठा हूँ। इतने में ही राधिका जी बोली, बस कीजिए आप, खबरदार जो आज के बाद ऐसी बात अपने मुंह से भी निकाली। किसने कहा कि आप बोझ बने बैठे हैं? पत्नी हूँ मैं आपकी, मेरा फर्ज बनता है जीवन के हर सुख दुख में आपका साथ देने का। जब आपने ही मुझे मेरी कितनी भी कठिन परिस्थिति में आज तक अकेला नहीं छोड़ा, तो भला मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ। और जहाँ तक बात रही लाचारी की, तो मुझे एक बात बताइए, किस तरह से आप लाचार हैं? आप घर के अंदर से लेकर घर के बाहर का हर काम खुद करते हैं, तो भला किसी और पर बोझ कैसे हो सकते हैं?
आप आज के बाद कभी यह बात अपने दिमाग में भी मत लाइएगा। तब किशोर जी बोले, अगर ऐसी बात नहीं है तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो? आखिर क्या हुआ है? तब रोती हुई राधिका जी ने कल का सारा वाकया अपने पति को सुना डाला कि कैसे उनकी बहू ने उनके हाथ से 2 सेब तक छीन ली। यह सब सुनकर किशोर जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि राधिका, तुम शांत हो जाओ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो सकती, समझी? आखिरकार तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अब तुम देखना कि मैं इस परेशानी का हल कैसे निकालता हूँ। आज तक जैसे सब चल रहा है सब कुछ वैसे ही चलता रहने दो, फिर मुझे जो करना है मैं वह कर लूँगा। जब अगले दिन बेटे और बहू डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब किशोर जी ने अपने बेटों से कहा, अमित और सुमित, मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करना है। दरअसल बात बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए बच्चों के अलावा बाकी सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद हॉल में सब लोग आकर बैठ गए और अब किशोर जी ने अपने दोनों बेटे और दोनों बहुओं के सामने अपनी बात रखी। उनकी धर्म पत्नी राधिका जी भी वहीं पर बैठी हुई थी और इस फैसले के बारे में राधिका जी को कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह भी जानना चाहती थी कि आखिर बात क्या है। अब सभी लोग बैठ गए तो किशोर जी ने अपनी बात कहना शुरू किया। देखो, तुम दोनों ही मेरे बेटे हो, इस कारण से मेरी यह सारी जमीन जायदाद और कारोबार सब कुछ तुम्हारा ही है। लेकिन मेरे मरने के बाद जब तक मैं जीवित हूँ तब तक इन सब पर मेरा पूर्ण अधिकार है और मेरी बात मेरी धर्म पत्नी का होगा। शायद तुम दोनों को याद होगा कि जब तुम दोनों अपनी पढ़ाई के बाद बिजनेस संभालने लगे थे, तब मैंने तुम दोनों को अपनी कंपनी में 20% का पार्टनर बनाया था। बाकी का 80% अभी भी मेरे और मेरे पत्नी के नाम पर है। तो इस हिसाब से कंपनी में 80% की शेयरिंग जब मेरी है तो उस कंपनी का मालिक भी मैं ही हुआ और कंपनी का मालिक होने के नाते कंपनी में होने वाले सभी डिसीजंस को मैं खुद लूँगा। यदि मैं चाहूँ तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देकर कंपनी से अलग कर दूँ। उसके बाद तुम दोनों को जो करना है वह करना। तुम दोनों अपनी मर्जी के मालिक होंगे। कोई तुम्हें किसी काम को करने के लिए फोर्स नहीं करेगा, जैसे कि शायद अभी भी ऑफिस में होता है। और शायद तुम पर वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा आ गया है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कंपनी में तुम्हारा 20% का जो हिस्सा है तुम्हें वह देकर मैं इस कंपनी से फ्री कर दूँ। फिर तुम्हारा जब मन करे तब तुम वह काम कर सकते हो। इस पर दोनों बेटे अपनी बहुएं चढ़ाने लगे और बोले, बस 20%, इतने में हमारा क्या होगा? और फिर वैसे भी आपके वारिस तो हम ही दोनों हैं ना, तो यह 100% हमारे ही होंगे। तब किशोर जी बोले, शायद तुमने पूरी बात अच्छे से नहीं सुनी। आगे की बात तुम्हें अच्छे तरीके से मेरे वकील साहब समझा देंगे कि तभी दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए वकील साहब बोले, बिल्कुल सही कह रहे हैं किशोर जी आप। दरअसल अमित बेटा, तुम्हारे पिता ने तुम दोनों को कंपनी के 20% का मालिक बनाया था, जिसमें तुम दोनों का 10% था। दोनों को 10% का मालिक बनाने के बाद 80% उन्होंने अपनी और अपनी पत्नी के लिए रखा था और कंडीशन यह थी, जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती तब तक सारी जमीन जायदाद के 80% के मालिक वही होंगे। अब वकील साहब का बात सुनकर बेटे बड़बड़ाने लगे और अपने पिता से बोले, जस्ट 10%, उसमें क्या होगा पापा? हम दोनों भाई अपना कोई ढंग का बिजनेस भी नहीं खोल सकते
तब किशोर जी ने उन दोनों से कहा कि अगर तुम दोनों को 10% के हिसाब से रकम देता हूँ, तब भी मैं तुम दोनों को लगभग 10 करोड़ रुपए तुम्हारे हिस्से में दूंगा, जिसमें कि 5-5 करोड़ रुपए के तुम खुद मालिक होगे, जिसे तुम चाहो तो अच्छा से अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब बताओ। जब बेटों ने इतने पैसों के बारे में सुना तो उनकी आंखें चौड़ी हो गई और बोले कि हाँ पापा, जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद किशोर जी ने कागज पर उन दोनों से दस्तखत करवा लिए। वकील ने उन्हें वह कागज पढ़कर सुनाया, जिसमें लिखा था कि अब से अमित और सुमित का उनके पिता किशोर जी की जमीन जायदाद पर कोई अधिकार नहीं है। वे अपना हिस्सा लेकर कंपनी से अलग हो चुके हैं, इसीलिए उनका कंपनी पर अब कोई भी अधिकार नहीं है। ना ही तो अब उनका किशोर जी और राधिका जी के जमीन जायदाद से कोई संबंध है। वह अपनी जायदाद का जो करे, बच्चों को कोई लेना देना नहीं है। अब उनके दोनों बेटे 5 करोड़ रुपए लेकर बड़े खुश हुए और अपने पिता के घर को छोड़ छाड़ कर शहर में ही रेंट पर घर लेकर रहने लगे। लेकिन उस दौरान यह नहीं सोचा था कि अपने पिता की कमाई हुई उस प्रॉपर्टी पर वह कितना ऐश करेंगे। दोनों भाइयों ने अच्छी सी सोसाइटी में अपना बिजनेस शुरू किया और क्योंकि वह कंस्ट्रक्शन में ही थी, इसीलिए उनका वह बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा था। धीरे धीरे वह अपना काम बढ़ाने की कोशिश करते रहे। एक काम फेल होता तो वह दूसरा काम करने लग जाते और इस तरह से वे दोनों अपने पिता का दिया हुआ पैसा डुबा देते हैं। उनके बच्चे हाई फाई स्कूलों में पढ़ते थे, जहां एक एक बच्चे की 1 साल के लिए उन्हें 10 लाख रुपए जमा करने पड़ते थे। अब तो 1 साल में ही उनके हाथ में कटोरा आ गया। उनके पास एक पैसा न रहा, उल्टा दुनिया भर का कर्जा हो गया। वे दोनों भाई पाई पाई को मोहताज हो गए। जहां वे लोग पहले बिना एसी के नहीं रहते थे, वही लोग आज बिना पंखे के भी सोने को मजबूर थे। अब आए दिन उनके घर में क्लेश होती रहती। रोजाना पति पत्नी में झगड़े होते। दोनों ही अपने अपने पतियों को सुनाती रहती कि क्या जरूरत थी उस बुढ़े से पैसे लेकर यहाँ आने की। अब देखो रोड पर आ गए। तब वह अपनी पत्नियों पर भड़कते हुए कहते हैं, तुम दोनों ही सारे फसाद की जड़ हो। तुम दोनों ही हमेशा हमें भड़काती रहती थी। क्या जरूरत थी माँ से फल छीनने की? ना ही वह बुढ़ा हमें यह सब बातें बताता और ना ही हम लालच में आकर हाँ करते। अब तो चारों आपस में बुरी तरह लड़ने लगे। भटकते भटकते दोनों अपने घर पहुँचे। घर जाकर देखा तो वहाँ उनका घर, जो कि किसी महल से कम नहीं था, लगभग 10 कमरों की वह कोठी आज एक अनाथ आश्रम में बदल चुकी थी, जहाँ कितने बेसहारे बच्चों को सहारा मिल रहा था। वे लोग यह सब देखकर चौंक तो गए ही, लेकिन साथ ही सोचने लगे, आखिर हमारे मम्मी पापा कहाँ चले गए। उन्होंने वहाँ से जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि उनके माता पिता अब किसी दूसरे जगह पर रहने लगे हैं, क्योंकि उनके बेटे बहू तो उन्हें छोड़कर चले गए थे। जैसे तैसे उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन घर का पता वह नहीं निकाल पाए। फिर बड़े बेटे ने कहा कि सुमित, पापा घर तो बदल सकते हैं, लेकिन ऑफिस थोड़े ही ना बदल सकते हैं। एक काम करते हैं, ऑफिस चल कर देखते हैं आखिर क्या मैटर है। नसीब से जिस दिन दोनों बेटे ऑफिस में पहुंचे, उस दिन कंपनी में वर्करों की भर्ती चल रही थी। उनकी इतनी बुरी हालत थी कि उन्होंने सोचा कि चलो कम से कम 10 या 15 हजार तो आएंगे ही, मजदूरी करके भी कम से कम कुछ तो आएगा। लेकिन उन्होंने फिर से अपना शैतानी दिमाग दौड़ाया। अपने पिता के ऑफिस में पहुंचे और बिना पूछे ही दरवाजा खोल दिया।
जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने चेयर पर किशोर जी बैठे हुए थे और उनकी पत्नी राधिका जी उनके लिए खाना परोस रही थी। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को अपने सामने देखा तो तुरंत ही उन्होंने बेल बजाई और सिक्योरिटी अंदर आ गया। उन्होंने उसको डांटते हुए कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता? जाने कौन कौन मुंह उठाकर चले आते हैं यहाँ। किसने कहा तुमसे इन दोनों को अंदर भेजने के लिए? बाहर निकालो इन्हें यहाँ से। मैनर लेस, इतनी भी तमीज नहीं है। किसी भी के केबिन में आओ तो नॉक करके आना चाहिए। लेकर जाओ इन्हें यहाँ से। वे दोनों वहीं पर झगड़ा करने लगे और जैसे ही वह अपने पिता पर ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला कर बातें करने लगे कि गुस्से में राधिका जी ने उनको जी कर एक थप्पड़ जड़ दिया। और जैसे ही राधिका जी ने उन्हें थप्पड़ लगाया कि उनमें से एक ऊंची आवाज में झल्लाता हुआ उनकी ओर बढ़ चला कि तभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन दोनों को पकड़ लिया। और जब उन्होंने देखा कि वह उनके बॉस की वाइफ यानी कि राधिका जी पर हाथ उठाने का कोशिश कर रहे हैं तो गार्ड ने उन्हें दोनों को बहुत पीटा और उन्हें लाल पीला कर दिया। पुलिस को कॉल किया तो लेकिन किशोर जी ने मना कर दिया और कहा अमित और सुमित से गेट आउट फ्रॉम हियर और आज के बाद अपना मनुष्य चेहरा कभी भी मत दिखाना। अगर कंपनी के आसपास भी दिखाई दिए तो ऐसा वाट लगाऊंगा कि जीवन भर याद रखोगे। मौके की नजाकत को देखते हुए दोनों ही अपने पिता के पैरों में गिर गए और माफी मांगने लगे। एक खुद को थप्पड़ मारता हुआ बोला कि कितने बेवकूफ हैं हम। गुस्से में यह भी भूल गए कि आप हमारे माता पिता हैं। बहुत बदतमीजी की है आपसे। हम बहुत नालायक हैं। हमें माफ कर दीजिए। हमें मारिए पिताजी, हमें सजा दीजिए, लेकिन अपने आप से दूर मत कीजिए। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तब हंसते हुए किशोर जी बोले, अरे वाह, जब जोर जबरदस्ती से काम नहीं बना तो तुमने यह तरीका सोचा मुझे अपने जाल में फंसाने का। अगर आज के बाद मुझे अपना पिता भी कहा तो भी मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि याद रखोगे। और यह मत सोचना कि मेरी तो दोनों किडनी फेल हो गई है तो अब मैं ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अब मुझे दोनों नई किडनी लग गई हैं, जो मेरे अच्छे कर्मों का फल है। तुम लोगों के घर से जाने के बाद ही मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया, किडनी डोनर मिल गए हैं। अगले ही दिन जाकर मैंने अपना ऑपरेशन करवा लिया और मेरी पत्नी की सेवा से अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, स्वस्थ हूँ। मैं इतनी जल्द ही मरने वाला नहीं जो तुम लोग सपना देखते थे मेरे मरने का। बेटा, शायद तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और यह जमीन जायदाद शान शौकत मैंने खानदानी नहीं पाई बल्कि खुद कमाई है इस दिमाग के बलबूते पर। तो फिर आज कैसे भला मैं तुम्हारी अत्याचार बर्दाश्त करके चुपचाप बैठा रहता। और अब तुम्हें सेवा करने की सुध आई है। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तो मेरा खाना पीना भी तुम्हें बोझ लग रहा था। अपनी माँ के हाथ से तुम्हारी पत्नी ने 2 सेब तक छीन लिए थे। बेटे होते हुए मुझे अपनी किडनी के लिए दूसरे किसी पर आश्रित रहना पड़ा। अब मुझे ऐसे महान बेटों की कोई ज़रूरत नहीं है। निकल जाओ मेरे ऑफिस से। तुम मेरे बेटे कहलाने के लायक नहीं हो। मैंने बहुत से अनाथ बेसहारा बच्चों को अपना बेटा बना लिया है। कम से कम उन बच्चों के सहारे हम अपना बुढ़ापा आसानी से काट सकेंगे। किशोर जी और राधिका जी ने अपने बेटों को बाहर निकाल फेंका। उन्हें उनके कर्मों की सजा मिली और किशोर जी अब अपनी पत्नी के साथ अपने जीवन में बहुत खुश है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी सासू माँ का जलवा।
कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ अगली वीडियो में।